क्लास 9 ग्रेविटेशन पार्ट 2। इस पार्ट में हम थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में जानेंगे। थ्रस्ट एंड प्रेशर होता क्या है? थ्रस्ट एंड प्रेशर, हम इसके लिए कुछ आपको एग्जांपल भी लेंगे जिनकी मदद से आपको इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे सपोज कीजिए हम एक लकड़ी के कट्ठे को या एक लकड़ी को अपने हाथ से दबाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो ज़्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस नहीं करता और एक कम एक्सपीरियंस होता है प्रेशर। वहीं हम एक कील लें और कील को लेकर के दबाएं तो ऐसी कंडीशन में वो ज़्यादा प्रेशर एडजस्ट करता है। प्रेशर इज को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, इस बात को भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। प्रेशर को डिफाइन करने से पहले हम इस बात को समझते हैं कि वो किन किन ऑब्जेक्ट किन किन कंडीशंस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, फोर्स, कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। मोर इज द फोर्स, मोर द प्रेशर विल बी, मोर द प्रेशर विल बी, फोर्स इज मोर, सिमिलरली एरिया, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। स्मॉल एरिया ग्रेटर प्रेशर, लार्जर एरिया स्मॉल प्रेशर, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स कम या ज़्यादा हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो हमने ये देखा प्रेशर जो होता है दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है और उसके बेसिस पर हम प्रेशर की डेफिनेशन क्या बनाएं। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू एफ एंड एरिया इज इक्वल टू ए। तो हमारा फॉर्मूला बनता है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। प्रेशर की SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, सिंपली PA, पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल कितना फोर्स होता है? 1 पास्कल इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स applied on 1 meter square area, means 1 Newton force on 1 meter square area। यदि हम फोर्स को डबल कर दें तो प्रेशर डबल हो जाएगा। अगर हम एरिया को हाफ कर दें तो भी प्रेशर डबल हो जाएगा। अगर हम एरिया को डबल कर दें तो प्रेशर हाफ हो जाएगा और अगर हम फोर्स को हाफ कर दें तो भी प्रेशर हाफ हो जाएगा। एक तरह की फोर्स और होती है, जब हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं थ्रस्ट। जैसे हम नाइफ को यूज करते हैं, नाइफ को
परपेंडिकुलर रूप से काटते हैं तो वो उसे हम थ्रस्ट बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस, एक परपेंडिकुलर फोर्स जो कि सरफेस पे एक्ट कर रही है इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो प्रेशर को हम थ्रस्ट के मेजर में डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनता है हमारा प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब हम कुछ डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हम देखते आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर देखते हैं। सम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, सम डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन। जैसे स्ट्रिप ऑफ स्कूल बैग आर क्वाइट वाइड। जो स्ट्रिप्स होते हैं स्कूल बैग के वो क्वाइट ब्रॉड होते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे वाइड स्ट्रिप्स होने से हमारे सोल्जर्स होते हैं उन पर प्रेशर कम पड़ता है, और प्रेशर कम पड़ने से हम मोर कंफर्टेबली, बड़े आराम से उस बैग को कैरी कर सकते हैं। अगर वहीं जो स्ट्रिप थिन होती तो कम एरिया होने की वजह से हमारे सोल्जर्स पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता, जिसकी वजह से हमारे सोल्जर्स पर मार्क बन जाते रेड कलर के और पेन भी होता। सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, एक शार्प नाइफ। एक शार्प नाइफ जो होता है वो वेजिटेबल्स को या किसी और चीज़ को बड़ी आसानी से कट कर सकता है। वहीं जो ब्लंट नाइफ होता है वो इतनी आसानी से कट नहीं कर पाता। इसका रीज़न क्या है? जो शार्प नाइफ होता है उसमें जो एज होती है बहुत ही पेनी होती है उसमें, इसलिए उसका एरिया भी कम होता है। एरिया कम होने की वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा लगता है, इसलिए प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है और वो किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी कट कर देता है। वही ब्लंट नाइफ में ब्लंट होने की वजह से उसका एरिया थोड़ा बड़ा होता है, और एरिया बड़ा होने की वजह से वो प्रेशर इतना नहीं लगा पाता और उसके हमें चीज़ों को कट करने में परेशानी आती है। इन सिमिलर मैनर एक निडल, एक पेनी निडल जो होती है वो बड़ी आसानी से कपड़ों को सी सकती है, क्योंकि वो कम एरिया पे ज़्यादा उतनी ही फोर्स लगा रही है कम एरिया पर, तो इसलिए वो जल्दी से स्टिच करती है और निकल भी आती है। लेकिन वहीं जिसकी मोटी नोक होती है, मोटी नोक होने की वजह से वो कपड़ों को सही से स्टिच नहीं करती और होल भी बड़े बड़े कर देती है उसमें। और जैसे हम कील की बात करें, और कील जो होती है जिसकी नोक पैनी होगी वो बड़ी आसानी से, अगर हम 2-3 हैमर उसमें मारें तो लकड़ी के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर उसका एरिया बड़ा है तो वो कम प्रेशर एडजस्ट कर पाएगी और हो सकता है कि वो नेल को अंदर तक ना जा पाए। इसलिए हमें छोटी नोक वाली निडल्स या कील या सिरिंज जो होती हैं, सिरिंज की भी छोटी नोक होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से निकल जाए और जल्दी से निकल आए। इन अ सिमिलर मैनर एक क्वेश्चन और आता है
वाई द प्रेशर ऑन ग्राउंड इज मोर व्हेन मैन इज वॉकिंग देन मैन इज स्टैंडिंग। मीन टू से जो ग्राउंड होता है उस पर प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है जब एक मैन चल रहा होता है बजाय उसके कि मैन खड़ा है। इसका रीज़न ये है जब मैन खड़ा होता है तो अपने दो पैरों पर खड़ा होता है तो एरिया ज़्यादा होता है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम लगता है। लेकिन वहीं जब चलता है तो वो अपने एक पैर को रखता है और एक पैर को उठाता है तो एरिया आधा हो जाता है। आधा एरिया होने की वजह से प्रेशर भी ज़्यादा लगता है। इसलिए ग्राउंड पे चलते समय प्रेशर ज़्यादा लगता है। सेकंड क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। वाई द डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन मैन इज स्टैंड ऑन कुशन देन लाई डाउन ऑन इट। मीन टू से कि जब इंसान एक कुशन तकिए पे खड़ा होता है तब उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है बजाय उस पर लेट जाए। इसका भी सिंपल सी वजह है वही एरिया, सेम फोर्स लग रही है लेकिन जब वो खड़ा होता है तो कम एरिया में पूरा फोर्स लग रहा है और बहुत जब वो लेटा हुआ है तो कम एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, इससे प्रेशर भी कम हो जाता है। ट्रैक्टर के टायर जो होते हैं इसलिए बड़े होते हैं ताकि वो कम प्रेशर एडजस्ट करें। जिस ट्रैक्टर के टायर मोटे होते हैं वो बड़े आराम से खेतों में चल सकता है। और स्लीपर्स जो ट्रेन होती हैं उनके स्लीपर्स ब्रॉड होती हैं और उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस भी होता है ताकि एरिया बड़ा हो सके, ताकि ज़मीन पे प्रेशर कम पड़े। अगर ज़मीन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ा तो ये पॉसिबल है कि वो उसे तोड़ दे। और ट्रेन का वजन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए तो बड़ा एरिया ही होना चाहिए। एंड देखिए, इट इज easy टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड इफ वी हैव फ्लैट शूज rather than शार्प हील और पेंसिल हील्स। हम सॉफ्ट शूज जो होते हैं उन्हें पहन करके सॉफ्ट और जो सैंड होती है उस पर हम बड़े आराम से चल सकते हैं। लेकिन हम नुकीली कील वाले जूते या सैंडल्स पहन के चलें तो हमें उसमें चलने में परेशानी आएगी क्योंकि उसका एरिया छोटा है तो कम एरिया प्रेस लगाएगी और कम एरिया प्रेस लगाएगी तो सॉफ्ट सैंड में वो गड़ जाएगी, इसलिए हमें चलने में परेशानी होगी। लेकिन वहीं अगर फ्लैट जूता है तो वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा और सॉफ्ट सैंड में प्रेशर भी कम लगाएगा और सॉफ्ट सैंड में प्रेशर कम लगने की वजह से हम ज़्यादा अच्छे से चल पाएंगे। तो हमने बहुत से एग्जाम्पल देखे कि हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने के बावजूद भी उसके इफेक्ट अलग अलग मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े एरिया पे फोर्स लग रही है। द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज डिक्रीजिंग इन लाइंग द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग डैम्स बाय इंक्रीजिंग एरिया। जो ये फैक्ट होता है तो हम इस फैक्ट का यूज करते हैं डैम बनाने के लिए भी। हम जो पानी का फोर्स होता है उसके लिए बड़ा एरिया दे देते हैं तो बड़ा एरिया होने से प्रेशर कम लगता है। वहीं अगर हम छोटे एरिया में ज़्यादा पानी का प्रेशर कमजोर कर रोकें तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे, एप्लीकेशंस होते हैं प्रेशर के डेली लाइफ में। हमें अगर ज़्यादा प्रेशर लगाना है तो कम एरिया पे लगाएंगे और हमें कम प्रेशर लगाना है विथ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स तो हमें उसका एरिया बड़ा कर देना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज प्रेशर इन फ्लूइड्स। क्या होता है प्रेशर इन फ्लूइड्स? प्रेशर इन फ्लूइड्स सबसे पहले समझते हैं फ्लूइड क्या होते हैं। फ्लूइड्स एनीथिंग दैट कैन फ्लो इजीली, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इजीली, वो कोई भी चीज़ जो आसानी से फ्लो कर सके फ्लूइड कहलाती है। ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड, ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। जितने भी लिक्विड एंड गैस होते हैं फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं।
अब और देखिए, फ्लूइड एक्सर्ट और फोर्स या प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो फ्लूइड होता है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है 4 डायरेक्शन में। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर डिप करते हैं तो 4 डायरेक्शन से फ्लूइड उस पर प्रेशर लगाएगा। तो लिख देते हैं इसको, ए फ्लूइड exert pressure in all direction, all directions. Now next term come to us is buoyancy, buoyancy। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल है कॉक का। एक कॉक को हम पानी के अंदर डिप करते हैं अपने अंगूठे से, और कुछ समय के बाद हम अपना अंगूठा उसे उठा लेते हैं। तो हम उससे जैसे उठाया हमने तो वो दोबारा से ऊपर आ जाता है। ऐसा क्यों? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? तो इसका हमें आंसर मिलता है कि जब हमने उस पर थंब पे लगाया फोर्स, तो हमारा फोर्स काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उससे अपना हैंड उठा लिया तो एक अपवर्ड फोर्स लगाई गई उस पर, और एक अपवर्ड फोर्स लगाने के कारण वो ऊपर की तरफ उठा। तो इस बात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स होते हैं वो एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं उस हर ऑब्जेक्ट पे जो कि उनके अंदर इमर्ज हुआ है। एंड टेंडेंसी ऑफ एन लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, और हर लिक्विड की टेंडेंसी कि वो अपवर्ड फोर्स लगा सके ऑन अ ऑब्जेक्ट प्लेस इन इट इज कॉल्ड बायोगेंसी। और इसी टेंडेंसी को हम बायोगेंसी कह सकते हैं। मीन टू से टेंडेंसी of a liquid to exert a upward force on a object put in the water। जिस ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप किया गया है उसको अपवर्ड फोर्स लगाना ही हम बायोगेंसी कहते हैं। नाउ बायोगेंट फोर्स क्या होती है, और जो फोर्स लगती है वो बायोगेंट फोर्स होती है। बायोगेंट फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड, जो फोर्स होती है उसे हम बायोगेंट फोर्स कहते हैं। अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो अपवर्ड फोर्स लगती है उसे हम बायोगेंट फोर्स कहते हैं। और बायोगेंट फोर्स को हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं। बायोगेंट फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट। और देखिए बायोगेंट फोर्स किस तरीके से लगती है। हम एक टब लेते हैं वाटर का बड़ा सा, उसमें हमने एक मग लिया और मग को उसके अंदर डिप किया। जब हमने मग को उसके ऊपर डिप किया तो जैसा हमने बताया था जो फ्लूइड्स होती हैं जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाला गया है, डिप हुआ है, समर्ज हुआ है, उस पर वो चारों तरफ से फोर्स लगाती हैं। लेफ्ट से भी लगेगी फोर्स एंड राइट से भी फोर्स उस पर लगेगी। तो वाटर के अंदर जब वो मग जाता है तो ग्रेविटी की वजह से
वो भी उस डाउनवर्ड फोर्स लगाता है। तो उस डाउनवर्ड फोर्स को काउंटर करने के लिए वाटर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसे हम बायोगेंट फोर्स कहते हैं। जिसे वाटर भी एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसे अपथ्रस्ट या बायोगेंट फोर्स कहते हैं। अपथ्रस्ट और बायोगेंट फोर्स। और इस बायोगेंट फोर्स को लगाने की टेंडेंसी को ही बायोगेंसी कहा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट कि अगर हम जितना बड़ा एरिया करेंगे और जितना ज़्यादा उस टब को, उस मग को नीचे लेके जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा बायोगेंट फोर्स बढ़ती जाएगी। मीटो से जितना लोअर पानी के अंदर वो मग जाएगा, उतनी ही ज़्यादा बायोगेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हम अभी एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में आपको ये बताया जाएगा कि जो वेट होता है वो भी ऑब्जेक्ट कम हो जाता है जब वो वाटर के अंदर जाता है। तो वाटर के अंदर जाने से एक सब्सटेंस का वेट भी कम होता है। हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया। स्प्रिंग बैलेंस में हमने एक मेटेलिक सिलेंडर का वजन नापा एयर में। एयर में उसका वजन हमें तकरीबन 200 ग्राम्स मिला। फिर हमने उसे कुछ अमाउंट वाटर में जब डिप किया तो उसका वजन घट के 180 रह गया। फिर हमने थोड़ा सा और से डिप किया तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा कि उसका वजन अब 150 रह गया। और जब हमने उसे कंप्लीटली समर्ज कर दिया तो हमने ये पाया कि उसका जो वेट है वो जस्ट 100 ग्राम रह गया। तो इस बात को देखते हुए हमने ये देखा कि उसके वेट में कमी आ रही है। और उसके वेट में सबसे ज़्यादा कमी तब आई, मैक्सिमम लॉस ऑफ वेट तब हुआ जब वो कंप्लीटली समर्ज हो गया। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जब हमने उस सिलेंडर को पानी के अंदर डाला तो उसने एक बायोगेंट फोर्स एक्सपीरियंस किया। और बायोगेंट फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से उसके वेट में कमी आ गई और उसका वेट मैक्सिमम लॉस तब हुआ जब वो कंप्लीट समर्ज हो गया। तो ऐसी कंडीशन में उसे मैक्सिमम बायोगेंट फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ी। तो इस बात को देख करके हम कह सकते हैं, एज more and more volume of the object is immersed in a liquid, upward Biogen force increases, and maximum is the Biogen force, lesser the weight of the object will be. जितनी ज़्यादा बायोगेन फोर्स उस ऑब्जेक्ट में लगेगी उतना ही ज़्यादा कम उसका वेट होता चलेगा। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे बायोगेंसी डिपेंड करती है, बायोगेन फोर्स डिपेंड करती है? पहला है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द लिक्विड। जैसा हमने पहले भी देख रखा है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो बायोगेन फोर्स भी ज़्यादा लगेगी और वेट भी कम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बायोगेन फोर्स ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सॉलिड। लेकिन वो उस सॉलिड का नेचर कैसा है इससे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड इस बात पे करता है कि उसका वॉल्यूम कितना है। मीन से जिस बाल्टी में हम उसको डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बायोगेन फोर्स भी उसमें ज़्यादा होगी, और अगर वॉल्यूम कम है तो बायोगेन फोर्स भी कम होगी। इस बात से डिपेंड नहीं करता कि उस मेटल कौन सा है, मेटल का सब्सटेंस कौन सा है। सेकेंड, डेंसिटी ऑफ एन लिक्विड। एक लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बायोगेन फोर्स भी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी कम होगी तो बायोगेन फोर्स भी कम होगी। इसीलिए समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से बायोगेन फोर्स भी ज़्यादा होती है।
इसीलिए आमतौर पे समुद्र के पानी में हम आमतौर पे तैरते हैं। अगर हम अपने हाथों को छोड़ दें, मतलब अब हिलाना बंद कर दें, तो हम समुद्र के पानी में तैरते हैं, क्योंकि वो बायोगैस फोर्स ज़्यादा लगाता है। लेकिन वहीं अगर हम नदी के पानी में या किसी तालाब के पानी में जाएं तो हम डूब जाएंगे, क्योंकि वो पानी में सॉल्ट नहीं होता, और सॉल्ट ना होने की वजह से उसमें जो डेंसिटी होती है वो भी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से उसमें बायोगैस फोर्स कम होती है और हमारे डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो मरकरी नाम का मेटल होता है उसके अंदर बायोगैस फोर्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। Now, even a very heavy metal like iron can float in a mercury. जो मरकरी होता है उसमें एक आयरन भी फ्लोट कर सकता है। हाई बायोगैस फोर्स ऑन आयरन ब्लॉक इज ड्यू टू हाई डेंसिटी, और इसका मेन रीजन है मरकरी की हाई डेंसिटी का होना। अब देखिए, अब हमारे मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी और कौन सी चीज़ फ्लोट नहीं करेगी, कौन सी चीज़ हमारी उसके लेवल पे आ जाएगी या कोई डिप में पानी के नीचे लेवल पे चली जाएगी। इन सब बातों का जवाब देने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये ARCHIMEDES आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज जो थे एक एंशिएंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बारे में सर्च की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल which we will now study give us a relationship between bayonet force by liquid and the weight of a liquid displaced by it. Mean to say, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे हमें एक रिलेशन मिलेगा कि बायोगैस फोर्स कितनी होती है और कितना वेट ऑफ लिक्विड कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर सकता है। तो इस बात को देखते हुए आर्किमिडीज जो थे उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा या पूरा पानी में इमर्ज कर दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो एक बायोगैस फोर्स या अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करता है, और जो कि इक्वल होती है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मीन टू से बायोगैस फोर्स BOYANT बायोगैस फोर्स FORCE बायोगैस फोर्स जो होती है इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। जितना उसने वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। The magnitude of bayonet force acting on an object in a liquid is equal to weight of liquid displaced by it. Even gases, यही चीज हमें गैसेस में भी देखने को मिलती है। अपवर्ड फोर्स ऑन लिक्विड प्लेस इन देम, वो एक अपवर्ड फोर्स लगाती हैं। जिस तरीके से लिक्विड लगाते हैं उसी तरीके से गैसेस भी अपवर्ड फोर्स लगाती हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं पैरासूट या बलून जो आसमान में उड़ते हैं उनमें भी एक बायोगैस फोर्स लगती है और जो कि उन्हें ऊपर की तरफ उड़ा ले जाती है। अब हम देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है और कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं करता। देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से हम एक दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी पता लगा सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी मीन टू से एक सब्सटेंस की कंपेरिजन दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी पता लगाई जा सकती है। हाइड्रोमीटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाइड्रोमीटर जो होता है जिसकी मतलब डेंसिटी पता करते हैं लिक्विड्स की, वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। लैक्टोमीटर
जिससे मिल्क की प्योरिटी पता की जाती है, वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर काम करता है। एंड ऑल्सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज्ड इन डिजाइनिंग द शिप्स एंड सबमरीन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से हम शिप्स और सबमरीन भी बनाते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले ऑब्जेक्ट, फ्लोट और सिंक बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जिसका नाम है डेंसिटी, उसे खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी जो होता है, अगर हम उसे डिफाइन करें तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम डी से नोट कर देते हैं, डी इक्वल टू मास एम और वॉल्यूम वी। ऐसा यूनिट जो होती है डेंसिटी की केजी पर क्यूब होती है। जो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। आइस की 920 होती है एंड ग्लास की 2500 होती है और गोल्ड की 19300 केजी पर मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी जो होती है दूसरे की डेंसिटी भी होती है, एक डेंसिटी सिंपल डेंसिटी और दूसरी रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसे हम एक सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी कंपेरिजन में देखते हैं कि उसकी डेंसिटी कितनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब कि उस सब्सटेंस की डेंसिटी का रेशियो डेंसिटी ऑफ वाटर से ही रिलेटिव डेंसिटी बोला जाता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब सब्सटेंस, जैसे लकड़ी की रिलेटिव डेंसिटी 0.8 होती है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, आइस की डेंसिटी 0.92 होती है, ग्लिसरीन की 1.26 होती है, ग्लास की 2.5, एल्यूमिनियम की 2.7, आयरन की 7.8। इस तरीके से डेंसिटी हमें याद करना ज़्यादा आसान रहता है बजाय हम डेंसिटी याद करें, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं और ज़्यादा बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू को डील कर पाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसीलिए हमें रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा बेटर लगती है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस द हैवीनेस। सिंपल मैनर में हम किसी ऑब्जेक्ट की हैवीनेस दिखाते हैं उस रिलेटिव डेंसिटी को दिखाते हुए कि वो कितनी हैवी है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के कंपेरिजन में वो हैवी है या वाटर के कंपेरिजन में वो भारी है। जैसे कि हम अगर बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर 7.8 है, तो इसका मतलब ये है कि वाटर के कंपेरिजन में 7.8 टाइम भारी है। गोल्ड की 90.3 है, तो मीटर से गोल्ड जो 90.3 टाइम भारी है। रिलेटिव डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एक्चुअल डिटरमिनेशन ऑफ डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी से हमें एक्चुअल डेंसिटी का पता लगता है किसी ऑब्जेक्ट का। एक और बात, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, और जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है वो उसमें सिंक कर जाता है। इसीलिए जो वाटर होता है उसमें आइस जो होती है, आइस पानी के ऊपर फ्लोट करती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। और वहीं जो मरकरी जो होता है उसके ऊपर आयरन फ्लोट करता है क्योंकि मरकरी की डेंसिटी आयरन से ज़्यादा होती है। और एक लकड़ी का तख्ता पानी के ऊपर फ्लोट कर लेता है। तो अब हम समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा और कब सिंक करेगा। तो देखिए
जैसे हम इससे पहले आपको कुछ और भी चीज बता देते हैं। जैसे बायोगेंट फोर्स जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला जो होता है वही होता है mg। हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मान के चलते हैं सिग्मा, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो। हमारे लिए जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का फॉर्मूला बन गया, अब सब्सटेंस लेते हैं तो मास का फॉर्मूला बनता है मास ऑफ सब्सटेंस सिग्मा वी, और मास ऑफ वाटर भी लेते हैं तो रो वी। अब सपोज कीजिए कंडीशन 1, इफ अप्लाइड फोर्स, जो कि सब्सटेंस पर लगाई जा रही है, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगी, अप्लाइड फोर्स इज मोर देन बायोगेंट फोर्स, देन ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। जो अप्लाइड फोर्स है बायोगेंट फोर्स की कंपेरिजन में ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। अप्लाइड फोर्स जो थी हमारी वो थी m, एक्सेलरेशन टू भी सब में सेम रहता है m, और सब्सटेंस का मास m1 इज ग्रेटर देन वाटर मास mg, और यहाँ पर m का हम लाते हैं रो vg, एंड सेकेंड सिग्मा vg, एंड वाटर के लिए रो vg। देखिए वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट ग्रेविटी दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो सिग्मा इज इक्वल टू रो। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई एज कंपेयर डेंसिटी ऑफ वाटर, तो भी वो सिंक कर जाएगा। या तो अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो तो सिंक करेगा, और अप्लाइड फोर्स ज़्यादा ना हो लेकिन डेंसिटी ज़्यादा हो एज कंपेयर टू वाटर, तो भी वो सिंक कर जाएगा। कंडीशन सेकंड, इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन बायोगेंट फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो है बायोगेंट फोर्स के कंपेरिजन में कम है, तो ऐसी कंडीशन में जी तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। यहाँ पे हम रो वी जी इज लेस देन सिग्मा वी जी इज लेस देन रो वी जी, वी जी कैंसिल। तो इसकी कंडीशन में डेंसिटी ऑफ वाटर अगर ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो भी दूसरी कंडीशन हो सकती है, अगर डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा हो एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। और अगर अप्लाइड फोर्स एंड बायोगेंट फोर्स दोनों ही इक्वल होंगे, तो ऐसी कंडीशन में m1 g1 इक्वल टू, तो विद द सेम लेवल ऑफ द वाटर सरफेस वो सिंक हो जाएगा, मीटर सेम लेवल पे आएगा, डूबेगा नहीं, लेकिन उसकी सरफेस के बराबर होकर के वो तैरेगा। और ऐसी कंडीशन में वो सब्सटेंस की डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बिकम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये इंडिकेट करता है। तो हम डेंसिटी के एस्पेक्ट में लेते हैं
तो ये होना चाहिए, अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर तो सिंक करेगा, और डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू वाटर तो फ्लोट करेगा, और बराबर है तो सेम लेवल से वाटर के सेम लेवल से उसमें फ्लोट करेगा। सबमर्ज आउट नहीं होगा लेकिन इमर्ज होकर के फ्लोट करेगा। वहीं अगर हम बायोगेंट फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, बायोगेंट फोर्स कम है तो सिंक कर जाएगा। अप्लाइड फोर्स कम है, बायोगेंट फोर्स ज़्यादा तो फ्लोट करेगा, और अप्लाइड फोर्स और बायोगेंट फोर्स दोनों बराबर हैं तो विदाउट सबमर्जिंग वाटर लेवल पे फ्लोट करेगा। अब देखिए इसलिए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जिसे कहते हैं। प्रिंसिपल फ्लोटेशन अगला टॉपिक, प्रिंसिपल फ्लोटेशन मतलब फ्लोट करने का प्रिंसिपल क्या रहेगा हमारा। एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट in a liquid if the weight of liquid is equal to weight of liquid displaced by it। मीन टू से एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, लेकिन फ्लोट करने की कंडीशन क्या है कि उसका जितना वेट है उसने उतना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया होगा। तो अगर उसने उतना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया है तो वो फ्लोट कर जाएगा, लेकिन अगर उसने उससे कम लिक्विड फ्लोट किया है या कम लिक्विड डिस्प्लेस किया है तो वो फ्लोट नहीं करेगा। जैसे कि सपोज हम देखते हैं एक फ्लोट बोट जो होती है, एक बोट जो होती है फ्लोट बाय अपवर्ड फोर्स फ्रॉम द वाटर। मीन टू से एक जो बोट होती है वो वाटर में फ्लोट कर जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक जो उसे फोर्स लगा रही है, डाउनवर्ड फोर्स जो लगा रही है उस वो उसके कंपेरिजन बायोगेंट फोर्स एक्सपेंस कर रही है, वो बायोगेंट फोर्स ज़्यादा है और उसने अपने वेट के बराबर, और दूसरी बात ये कि उसने एक बोट ने अपने वेट के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया है, और इस वजह से उसमें बायोगेंट फोर्स जो है वो लग रही है वो ज़्यादा है। इस वजह से एक बोट बहुत सारे लोगों को लेकर के भी चली जाती है, तैर लेती है। अ फ्लोटिंग बोट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट, दिस डिस्प्लेस वाटर एक्सर्ट बायोगेंट फोर्स। और जो वाटर डिस्प्लेस हो गया उसने एक बायोगेंट फोर्स लगाई टू बैलेंस द वेट ऑफ द बोट टू कीप इट फ्लोट। और जो वाटर डिस्प्लेस हो गया तो उसने भी एक बायोगेंट फोर्स दी, और उस बायोगेंट फोर्स की वजह से वो कंटिन्यूसली फ्लोट कर पा रही है। हम आपको डेंसिटी का बता ही चुके हैं, अगर फ्री सब्सटेंस की डेंसिटी कम होगी तो वो फ्लोट करेगा, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लोट नहीं कर पाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आयरन की छोटी सी नील जो होती है अगर हम उसे पानी में डालें तो वो तैर नहीं पाती, लेकिन वहीं इतना बड़ा जहाज जो होता है वो फ्लोट कर जाता है। इसके वजह क्या है? तो इसकी जो वजह रहती है वो ये है कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात होती है, जो जहाज होता है वो अंदर से हॉलो होता है, खोखला होता है, तो उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है कम है, और मास पर यूनिट वॉल्यूम कम होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और कम डेंसिटी की वजह से वाटर पे वो फ्लोट कर लेता है इससे। लेकिन वहीं जो आयरन की नील होती है, आयरन की नील होती है उसका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एयर भरी हुई नहीं होती, इस वजह से वो ज़्यादा डेंसिटी कर लेता है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए वो सिंक कर जाता है। और यही प्रिंसिपल सबमरीन और डेंसिटी सबमरीन एंड शिप्स बनाने में लगता है। और इस तरीके से हमने ये बात जाना कि डेंसिटी कितना मेजर रोल प्ले करती है। जब शिप्स बनाई जाती हैं तो ये उनके बारे में पहले से चेक कर लिया जाता है कि इसकी डेंसिटी कितनी बनेगी, और ये अंदर से हॉलो है तो कितना वेट ये लेकर के जा सकता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसके क्वेश्चन लगाइए और सवाल सॉल्व कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद।